Assalamu alaikum students, hope you are good and fine. Today we are going to study about the want of equation. ठीक है, सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं कि want of equation में जो है ना हम क्या देखने जा रहे हैं, और उससे पहले कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे हम तमहीद बांध लेते हैं इस टॉपिक की। तो सबसे पहले आपको जो है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पता होना ज़रूरी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है भाई, इक्विलिब्रियम के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जब हम कहते हैं कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इनकी रेशियो ले लेते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है फॉर एनी काइंड ऑफ द रिएक्शन, इट इज़ नोन एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वांट ऑफ के साथ क्या ताल्लुक है? वांट ऑफ से तो ताल्लुक जो है ना वो हम देखते ही हैं, बाद में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। इससे पहले ये देखें कि आपके पास जो ली चैटलर प्रिंसिपल था उसमें जो है ना एक स्पेशली हमने रिलेशन पढ़ा था, और वो क्या था? क्वालिटेटिव इफेक्ट पढ़ा था हमने। किसका? भला टेम्परेचर का ऑन द केमिकल इक्विलिब्रियम। कैसे भला क्वालिटेटिव इफेक्ट पढ़ा था, ज़रा इसको हम देखते हैं। सपोज कि मैं कहता हूँ हमारे पास दो केसेस हैं कि इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेज और केसी की वैल्यू जो आपके पास बढ़ गई है। ठीक है, मैंने कोई रिएक्शन लिया, ठीक है, और उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से मैंने 35 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया। एज अ रिजल्ट केसी की वैल्यू आपके पास इंक्रीज हो गई। तो ये किस कंडीशन में हो सकती है? तो ली चैटलर प्रिंसिपल हमें क्वालिटेटिवली ज़ुबानी कलामियों में ये बताता था भाई कि आपके पास प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हुई है और प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनी है, तो डेफिनेटली बात है रिएक्टेंट्स जो है ना वो बाकी थोड़े बचेंगे, तो जिसकी वजह से इन दोनों का आपस में जो है ना वो लिंक इस तरह से हो जाएगा कि इनकी रेशियो लेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या के सी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर आएगी। इज इट क्लियर? तो जो दूसरी कंडीशन है इसमें क्या हो सकता है कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें, ठीक है, और वो इस तरह से हो कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो के सी की वैल्यू वो वेरी वेरी लेस हो जाए, इट्स मीन्स कि आपके पास प्रोडक्ट्स जो है ना वो लेसर अमाउंट में बनना शुरू हो गए हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स जो है ना वो अब पहले की तरह नहीं रही, प्रोडक्ट्स जो है ना अब लेसर अमाउंट में बनेंगे और रिएक्टेंट्स जो है ना वो एज अ रिजल्ट फिर ज़्यादा बाकी बचे रहेंगे। तो नीचे की अमाउंट ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट्स की अमाउंट जो है ना ऊपर कम होगी, तो डेफिनेटली आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास जो रिजल्ट जो है ना के सी की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल आएगी। तो इसका मतलब क्या है? अब हमने एक डिस्कशन से ये पढ़ लिया कि आपके पास जो ली चैटलर प्रिंसिपल था ना वो हमें क्वालिटेटिवली बताता था कि भाई आपके पास रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगा। केसी की वैल्यू देखो भाई यहाँ पर ग्रेटर थी, इट मीन्स कि रिएक्शन आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव की है, और अगर केसी की वैल्यू शॉर्ट थी तो हमें ये पता लगा कि आपके पास रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में गया है। अच्छा, अब वन हाफ ने जो इक्वेशन दी थी ना वो बेसिकली वो भी इसी केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो थी ना इसी से ही रिलेटेड थी। और जो वन हाफ की जो इक्वेशन थी वो बेसिकली हमें ये बताती थी कि आपके पास जो क्वांटिटेटिव इफेक्ट है किसका? भला टेम्परेचर का, वो कैसे होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर। ठीक है ना, ये हमें वन हाफ ने बताया था। अब क्या क्या होता है, किस तरह से होता है, इसको हम देखो टेम्परेचर का जो इफेक्ट है ना यहाँ पर वो हमें तभी पता लग सकता है अगर हमें थोड़ी बहुत थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हों। तो वन हाफ ने क्या किया था, बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स के एक इक्वेशन उठाई थी फ्री एनर्जी की, और वो फ्री एनर्जी क्या थी जो हमारे लिए एक यूजेबल फॉर्म में वर्क के बराबर आती थी। तो वो इक्वेशन जो थी ना उसी को उसने आगे फर्दर यानी कि डील आउट किया था, जिसको हम कह सकते हैं, या फर्दर उसके डिफरेंट फॉर्म्स बनाई थी और उससे उसने प्रूव किया था, उसके साथ इंटरेक्ट किया था, किसको बोला? इस केमिकल इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट को जो था आपके पास, और उससे इसने एक प्रूफ दिया था कि हाँ भाई हमारा पास इतना टेम्परेचर होगा अगर, और इस टेम्परेचर पर हम क्या कर सकते हैं, फ़लाँ फ़लाँ अमाउंट या इतने यानी कि अमाउंट के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंदर चेंजिंग्स ले आ सकते हैं या कोई भी रिएक्शन कैरी आउट कर सकते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक्स में मैं जाना चाहूँगा, यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स की जो इक्वेशन है ना वो कौन सी है? भला ये डेल्टा जी नॉट, ठीक है, इज़ इक्वल टू माइनस आर टी और एल एन ऑफ के पी। अब माइनस जो है ना आर टी और एल एन ऑफ के पी इसके अंदर कौन सी चीज़ है? भला ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर ये हो गया आपके पास, टी टेम्परेचर हो गया, आर गैस कांस्टेंट हो गया, और डेल्टा जी नॉट यानी ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी हो गई आपके पास, यानी कि जब आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशंस अप्लाई हो गई हों तो तब की बात करता है। इज इट क्लियर? अब ये हमने क्वेश्चन कहाँ से ली है? थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर से हमने जो है ना ये डिराइव की थी, और वहाँ से एक फाइनल रिजल्ट हमने यहाँ जस्ट पुट किया है कि इसी को लेके कौन चला था आगे? वन हाफ चला था। क्लियर? तो अब हमारे पास वही इक्वेशन पड़ी हुई है जहाँ पर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के पी। ठीक है, और इसको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 दे दी है। इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके साथ कर रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कर रहे हैं, और टेम्परेचर के साथ जो है ना हम कैसे करते हैं, ये टेम्परेचर को हम नीचे लेके आएंगे डिनोमिनेटर में, और प्रेशर जो है ना ये कांस्टेंट रखना है। देखो भाई डेल ओवर डेल टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कर रहे हैं, तो किसकी भला हमने लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन यानी कि डेल्टा जी नॉट की हम कर रहे हैं। ठीक है, देन इसके बाद हम आगे किसकी तरफ लेके जा रहे हैं? ये माइनस आर, और यहाँ पर अच्छा पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये जो रूल होता है ना उसका ये है कि हम इसमें ना इक्वेशन के दो हिस्से कर लेते हैं एक तरह से फॉर आवर इजीनेस।
ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आर और एल एन ऑफ के पी ये एक हिस्सा है और टेम्परेचर जो है ना वो वन पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस जब हम इस तरह का काम कर लेते हैं देन पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक दफ़ा आपके पास डिफरेंशिएशन एक हिस्से पर अप्लाई होती है और दूसरा साथ में वैसे ही मल्टीप्लाई होता है, और इसी तरह फिर क्या होता है प्लस का साइन दरमियान में आएगा और देन इसके बाद क्या होगा डिफरेंशिएशन दूसरे पार्ट पर अप्लाई होगी और फिर अप्लाई। देखो ज़रा इसको हम समझते हैं ज़रा कि डेल ओवर डेल टी जी नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू, अब आर एल एन ऑफ के पी को हमने बाहर ले लिया, इसको माइनस आर एल एन ऑफ के पी को बाहर ले लिया। अब डिफरेंशिएशन अप्लाई हो रही है सिर्फ एक टेम्परेचर पर अप्लाई हो रही है। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पर क्या किया हमने कि टेम्परेचर को प्लस का साइन देने के बाद टेम्परेचर को बाहर ले लिया और डी बाई डी टी ऑफ किसका बला माइनस आर एल एन ऑफ के पी ये हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है। दो अलग अलग से पोर्शंस पर अप्लाई किया। देन क्या होता है भाई हमारे पास कि ये लेफ्ट साइड ऐसा आ जाएगी। ठीक है। राइट साइड पर देखते हैं तो इन दोनों का रिजल्ट जो है आपके पास 1 आएगा। ठीक है। कैंसिल आउट होने के बाद 1 आएगा और इसके बाद यहाँ पर जो है ना आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो कौन सा है भला, पार्शियल ओवर पार्शियल टी में से माइनस आर आपका कांस्टेंट है, इसको भी हमने बाहर ले लिया। कांस्टेंट पर जो है ना वो डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो रह जाएगा वो कौन सा है, एल एन ऑफ के पी रह जाएगा। ठीक है। अच्छा इसके बाद हम नेक्स्ट अगर चलें तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, लेफ्ट साइड एस सच रहेगी इसके बाद और माइनस आर एल एन ऑफ के पी वन उसी तरह रहेगा, प्लस ये आपके पास रिजल्ट हो गया और डेल ओवर डेल टी इंटू एल एन ऑफ के पी आ जाएगा। आर और टी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस का साइन जो है ना ये माइनस का साइन हो जाएगा, आर टी और डेल ओवर डेल टी इंटू एल एन ऑफ के पी हो जाएगा। ठीक है। अब दोनों साइड पर हम क्या करते हैं, टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय टी। अच्छा इसमें टी के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म में आती है ज़रा देख लेते हैं। अच्छा टी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा, टी इंटू डेल बाई डेल टी इंटू जी नॉट, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ, अब देखो आर था सिंपल और यहाँ पर तो अब हमारे पास टी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आर टी एल एन ऑफ के पी हो जाएगा, माइनस आर और यहाँ पर टी था तो यहाँ पर टी का स्केयर आ जाएगा और ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन 1 को अगर हम देखें ना तो ये वाली क्वेश्चन 1 है, डेल्टा जी नॉट किसकी इक्वल है, माइनस आर टी एल एन ऑफ के पी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पॉइंट पर जो है हमारे पास कौन सा वाला पॉइंट, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। इस पॉइंट पर हमारे पास क्या चीज़ है भला, माइनस आर टी और इंटू एल एन ऑफ के पी, यहाँ पर डेल्टा जी नॉट हम लिख सकते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पर जी नॉट लिखते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन है इसकी नेक्स्ट फॉर्म क्या बन जाती है, ज़रा हम यहाँ पर देख लेते हैं। और ये कौन सी है ज़रा इसको देखते हैं। तो यहाँ पर है भाई टी इंटू डेल सॉरी पार्शियल ओवर पार्शियल टी यानी जिसको हम कह रहे हैं डेल्टा जी नॉट इंटू कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट। अब हमने यानी कि ये पूरी की पूरी वैल्यू के ऊपर क्या पुट कर दिया, डेल्टा जी नॉट हमने पुट कर दिया। ठीक है। डेल्टा जी नॉट जो है ना हम इसकी वैल्यू यहाँ पर लगा दी और इसके बाद माइनस आर टी और बाकी उसी की तरह रहेगी। इसको क्वेश्चन नंबर हम 2 कह देते हैं। क्लियर। अब हम जानते हैं भला कि जब भी हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स उनको हम स्टैंडर्ड स्टेट में लेते हैं, यानी कि जैसे मैं कहूँ कि स्टैंडर्ड में 1 मोलर कंसनट्रेशन हो गई, टेम्परेचर जो आपका वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पॉसिबल है हो गया। ठीक है। व्हाट्स एवर कुछ भी इसी तरह की स्टैंडर्ड कंडीशन जब अप्लाई करते हो तो उस टाइम पर जो कोई भी एक तरह से रिएक्शन होता है ना तो उसमें जो वर्क डन होता है वो गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज एनर्जी के ज़रिए से गिवन होता है। तो उस गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज एनर्जी का जो एक इक्वेशन है, एक रिलेशन है, वो हम कैसे लिखते हैं, इसको हम ये थर्मोडायनेमिक्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और वो कौन सा रिलेशन है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इस तरह से है कि टी बाई डी टी, ठीक है, इंटू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डेल्टा जी नॉट कांस्टेंट प्रेशर पर, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा जी नॉट माइनस डेल्टा एच नॉट। अब एच नॉट क्या है, ये इंथाल्पी ऑफ द रिएक्शन है, इसको हम स्टैंडर्ड इंथाल्पी ऑफ द रिएक्शन भी कहते हैं, इसको हम बाद में देखते हैं। तो अब ज़रा अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो इक्वेशन 2 जो है आपके पास इसकी लेफ्ट साइड ये वाली, ठीक है, और इस इक्वेशन की 3 की लेफ्ट साइड जो है ना दोनों इक्वल है, देयरफॉर द राइट साइड मस्ट बी इक्वल। ठीक है। तो राइट साइड इसकी इक्विवेलेंट करने के बाद हम ये लिख लेते हैं कि डेल्टा जी नॉट और ये सारी चीज़ें उठा के यहाँ रख देंगे, डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी का स्केयर डेल बाई डेल टी इंटू एल एन ऑफ के पी हो जाएगा, इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस डेल एच नॉट। ठीक है। और यहाँ पर डेल्टा जी जो है वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा डेल्टा जी नॉट से। एज अ रिजल्ट आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू आर टी का स्केयर डी बाई डी टी इंटू एल एन ऑफ के पी हो जाएगा। क्लियर है। जब यहाँ तक इक्वेशन आ जाएगी तो इसको हम किसी हद तक वन फॉर्म ऑफ द वांट हाफ इक्वेशन जो है ना वो कह सकते होते हैं। ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन वांट हाफ वाली वही हमने इक्वेशन यहाँ पर क्लियर करके लिख दी है। और यहाँ पर देखें तो डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू आर टी का स्केयर डी बाई डी टी और इंटू एल एन ऑफ के पी। अब यहाँ पर हम इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज कैसे करते हैं भाई,
कि ये जो डी टी है नीचे वाला जो डिवाइड हो रहा है यहाँ पर डिनोमिनेटर में पड़ा हुआ है, ये उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और आर डी का स्केयर जो है ना ये इधर आके डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से फॉर्म में आ जाती है। अब आप ये पूरी की पूरी साइड और ये पूरी की पूरी साइड दोनों इक्वल हैं, तो आप इसको यानी कि अल्टरनेट तरीके से भी लिख सकते हैं। इस पूरे फैक्टर को उधर लिख दें लेफ्ट साइड पे और इस सारे को उठाकर राइट साइड पर लिख दें। क्लियर हो गया। अब इस वांट हाफ के इक्वेशन के अंदर जो डिफरेंट फैक्टर्स आए हैं इसको हम डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले डेल्टा एच नॉट का है, वो कौन सी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन होती है, जिसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज भी कह सकते हैं। आल्सो कार्ड द हीट ऑफ द रिएक्शन, यानी जितना भी आपके पास हीट इवॉल्व हुई या एब्जॉर्ब हुई, ये सारा कुछ आ गया। ठीक है, देन इसके बाद हम क्या कहते हैं, के पी क्या है। के पी जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर है। टी कौन सी चीज़ है भाई, टी जो है ना ये प्रेशर सॉरी टेम्परेचर है, और आर जो है वो कौन सी चीज़ है, जनरल गैस कांस्टेंट है। यहाँ तक क्लियर। अब जो ये क्वेश्चन हमारे पास आई ना, ये हमारे पास क्या है बोला, डेरिवेटिव्स की फॉर्म में है। तो हम चाह रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव भी कम्प्लीटली तौर पर ख़त्म हो जाए, तो हम एक स्पेसिफिक कंडीशंस अप्लाई करते हैं और हम कह देते हैं कि ये जो डेल्टा एच नॉट है ना, ये हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, सपोज कि ये कांस्टेंट रहे हमारे पास, देन व्हाट इफेक्ट विल बी ऑन द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। हम इसको देखते हैं। सपोज वो कह रहा है यहाँ पर कि हम लेट कर लेते हैं कि आपके पास जो डेल्टा एच नॉट है ये कांस्टेंट है, ठीक है, बिटवीन टू टेम्परेचर, और वो कौन से हैं बोला, T1 एक लोअर टेम्परेचर है, T2 जो है एक हायर टेम्परेचर है। ठीक है, तो हम इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को, तो वो कैसे आ जाएगा आपके पास, रिजल्ट इस तरह से आएगा जो है ना, ये आपके पास लेफ्ट साइड पर अगर हम देखें तो इस पूरे फैक्टर को मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है डी एल एन ऑफ के पी है, और ये कौन से हैं यहाँ पर, KP1 और KP2, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जब प्रेशर 1 था और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रेशर 2 पर था, यानी कि दो डिफरेंट कंडीशंस पर हमने इसको ले लिया। इसी तरह हम राइट साइड पर अगर देखते हैं तो हमारे पास जो डेल्टा एच नॉट है ये तो कांस्टेंट था, आर एक जनरल गैस कांस्टेंट है, ठीक है, और बाकी जो है ना डी टी ओवर टी का स्केयर जो है ना आपके पास T1 एंड T2 की लिमिट्स के दरमियान हमने ये पुट आउट कर दिया। ठीक है, और हम इसको जो है ना फर्दर नेक्स्ट साइड पर लेके चलते हैं कि नेक्स्ट साइड पर अगर हम देखें ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास है कि मैंने वो सिंपल एक फैक्टर को उठाना, इसको अलग से ले लिया और यहाँ पर इसको इंटीग्रेट किया कि जब टेम्परेचर T1 और T2 के दरमियान हो तो डी टी ओवर टी स्केयर इस तरह का कोई फैक्टर आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि हम इस टी का स्केयर को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस टी का स्केयर हो जाएगा। ठीक हो गया। और माइनस टी का स्केयर जब है तो हम यहाँ पर डेरिवेटिव्स का इंटीग्रल का रूल अप्लाई करते हैं, और वो कौन सा होता है कि जब आपके पास एक डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो, यानी जिस तरह ये डी टी है और उसके नीचे उसी का स्केयर पड़ा हो, तो हम क्या करते हैं उसमें इसी की पावर -2 भी इसको हम कह रहे हैं, तो इसमें हम एक पावर प्लस करते हैं और यहाँ पर उसी पूरी पावर्स का जो रिजल्ट होता है उसके साथ हम डिवाइड भी कर देते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 आ जाएगा और नीचे भी -1 जो है आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करते हैं कि -1 जो नीचे आया ये वाला माइनस जो है ना बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -1 यहाँ पर माइनस का साइन बाहर आ गया और यहाँ पर जो बचा क्या वो बोला टी का इन्वर्स बच गया। ठीक है, इंटू डी टी। अब डी टी जो है ना ये डेरिवेटिव पड़ा हुआ है और ये जो है ना इनकी हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं फ्रॉम T1 से T2 तक अप्लाई कर देते हैं। क्लियर। अब हम जो है ना लिमिट्स जब ओपन अप करते हैं तो यहाँ पर इस सारे का जो सोल्यूशन ये हमने जो उठाया था पार्ट, इसका सोल्यूशन क्या आता है, -1/T2 -1/T1। ये कैसे हुआ है कि लिमिट फाइनल वाली को हमने पहले अप्लाई की है और दूसरी वाली लिमिट को, इनिशियल लिमिट को बाद में अप्लाई किया है। क्लियर। अब अगर हम देखें तो इस पार्ट का सोल्यूशन जो है हमारे पास पड़ा हुआ है, ये सोल्यूशन हमने निकाल लिया है जहाँ तक। ठीक है, ये आपके पास ये रिजल्ट आया। ठीक है, अब हम बाकी क्वेश्चन को देखते हैं। तो अच्छा, ये जो लेफ्ट साइड है ना, यहाँ पर आपके पास जब डेरिवेटिव पड़ा हो किसका, नेचुरल लॉग ऑफ सम फैक्टर, ठीक है, तो उसमें जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो जो इस फैक्टर की फाइनल कंडीशन होती है ना, हम उसको ऊपर लिख लेते हैं यानी कि न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं उसकी इनिशियल कंडीशन। जैसे कि नेचुरल लॉग है उसी तरह आ जाएगा, KP2 आ जाएगा ओवर KP1 आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड तो सिंपल है। राइट साइड पर अगर हम देखते हैं तो डेल्टा एच नॉट माइनस का साइन ये वाला यहाँ से उठाया माइनस, ये हो गया माइनस, पहले यहाँ पर कोई नेगेटिव नहीं था। ठीक है, तो माइनस डेल्टा एच नॉट ओवर आर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद 1/T2 -1/T1 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्लियर है। जब यहाँ तक ये हमारे पास जो एक फॉर्म आई ना, इसको हम कह सकते हैं, ये कौन सी फॉर्म है आपके पास, ये हमारे पास है बोला वॉन्ट हॉफ की जो इक्वेशन है उसकी फॉर्म है। अगर इसमें हम देखते हैं तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसकी दो कंडीशंस हैं। ठीक है, दैन ये एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन है और ये टेम्परेचर T1 और T2 पड़ा हुआ है, यानी एक तरह से तो हम कह सकते हैं कि इन दो टेम्परेचर्स पर आपके पास वॉन्ट ऑफ इक्वेशन जो है ना वो प्रूफ हो गई एक तरह से, कि वॉन्ट ऑफ इक्वेशन जो है ना अब क्वान्टिटेटिवली हमें इफेक्ट बताती है किसका बोला, फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर का किसी भी रिएक्शन पर। क्लियर। यहाँ तक बस वीडियो जो है ना आपको समझ आ जानी चाहिए। अगर आपको यहाँ तक कोई भी पॉइंट होता है, इसमें क्यूरी होती है किसी भी तरह की, तो वो काइंडली आप कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। क्लियर। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। अच्छा यार, ये देखो ना, मैंने लास्ट में कुछ बातें जो है ना ये कंक्लूड करना भूल गया था। ये पेज 2 है जो मैं समझा रहा था ना,
तो ये उसका पेज 2 है, ज़रा इसको आप थोड़ा सा गौर से देखें ना। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि डेल्टा एच नॉट इज़ इक्वल टू आर टी का स्केयर, ठीक है, डेल बाई डेल टी इंटू एल एन ऑफ के पी। अब ज़रा इसको गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है ना आपके पास आ रहा है डेल्टा एच नॉट, ये है एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। अब अगर सपोज के फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर हम बात करते हैं तो डेल्टा एच नॉट जो है ये क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, इनका डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर का स्केयर हम फिर लेंगे तो ऑटोमेटिकली और बढ़ जाएगी वैल्यू, ठीक है, हम इस वैल्यू का स्केयर से लेंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो और ये अगर इसका रिजल्ट सारे का माइनस में आता है, इट मीन्स कि भाई आपके पास जो रिएक्शन हो रहा है ना वो क्या है भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और ये नेगेटिव में वैल्यू एक्सोथर्मिसिटी के लिए क्या शो करता है कि के पी जो होगा ना उसके लिए फिर ऑटोमेटिकली के पी विल डिक्रीज, ठीक है ना, विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। के पी जो होता है ना फिर वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। भला क्यों होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू नेगेटिव में आ रही है ना इसलिए ऑटोमेटिकली के पी इसके डायरेक्ट रिलेशन में है ना, तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो और स्टिल इंक्रीज इन टेम्परेचर जो होगा वो अगर नेगेटिव वैल्यू देता है आपको डेल्टा एच तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो फिर क्या होगा, के पी की जो वैल्यू होगी ना ये आपके पास जो वैल्यू है तो वो क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए के पी जो होगा ना वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात, अगर हम टेम्परेचर सपोज की इंक्रीज करें लेकिन रिजल्ट आपके पास पॉजिटिव आए, इट मींस कि आपके पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ये पॉजिटिव रिजल्ट जो है ना एंडोथर्मिक के लिए शो करता है। जब एंडोथर्मिक होगा तो के पी की वैल्यू जो होगी ना वो भी क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक के लिए क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। इज इट क्लियर? बस ये क्लास का क्लू था जो मुझे आपको बताने के लिए रह गया था, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।